नमस्कार भाई सभी को आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने 10वां पाठ पढ़ा था इतिहास का, और आज ये 11वां पाठ पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज्य। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? हरिसेन है, ये निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम का था, समुद्रगुप्त का था, चंद्रगुप्त द्वितीय का था और श्रीगुप्त का था। ये समुद्रगुप्त का था दरबारी कवि। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है ये किसके बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में ही सूचना प्रदान करता है। व्याख्या देखिए, इसकी इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है कि समुद्रगुप्त का शासन कैसा था, और इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रश्नात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। और जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख है ये लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसे ही प्रयाग प्रस्ति या समुद्रगुप्त की प्रस्ति कहा जाता है। समुद्रगुप्त की प्रस्ति भी इसे कहा जाता है। और प्रस्थिति का अर्थ है प्रशंसा। प्रस्थिति का क्या अर्थ है? प्रशंसा। और इसमें उसकी विजयों का वर्णन है। इसकी जब जब विजय हुई है, जब जब जीत हुई इसकी, तो इस अभिलेख में इसका वर्णन है। और इसमें उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था। वह वीणा भी बजाता था और उसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है। हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्र की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा मतलब समुद्रगुप्त के लिए ऊपर लाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। और डी है, बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो इनमें बी गलत है और ठीक है। कथन ए सी व डी सही है, परंतु बी गलत है, क्योंकि दक्षिणापथ के 12 राजाओं ने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। क्वेश्चन नंबर, ये व्याख्या हो रहा थोड़ी सी। समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देशों में असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये आंतरिक राज्यों के एक घेरे के रूप में समुद्रगुप्त के राज्य से लगे थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा मानते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी? तो ये महाराजाधिराज है जो, ये उपाधि भी समुद्रगुप्त ने ही प्रदान की थी। समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल्लेख महाराज के रूप में ही मिलता है। समुद्र की माँ कुमार देवी थी जो लिच्छवी गण की थी। समुद्रगुप्त की माँ है वो देवी थी और ये लिच्छवी गण की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शक विजेता चंद्रगुप्त प्रथम को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी समुद्रगुप्त को और डी कुमारगुप्त को। तो ये बी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक था वो रुद्र सिंह था को परास्त किया था और इस विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे और ये सिक्के उसी स्कोप पर विजय के सूचक है। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? कालिदास समुद्रगुप्त के भी थे, अशोक के में, या चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसी के दरबारी थे। जो खगोल शास्त्र थे आर्यभट्ट, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबारी थे। कालिदास भी इन्हीं के दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट कुमारगुप्त के थे, स्कंदगुप्त के थे, विष्णुगुप्त के थे और हर्षवर्धन के। तो ये हर्षवर्धन के थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी और जिसने हर्ष के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है। जिससे हर्ष के शासन का और वंशावली का पता चलता है। हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? तो अवैंगसेंग भारत आया था। हर्ष के काल में अवैंगसेंग भारत आया था। चीनी तीर्थयात्री अवैंगसेंग स्वान-त्सांग हर्ष के काल में भारत आया। वह काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में विरत रहा। उसने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलताएं मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक लिया था। दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया था तो किसने रोका था? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोक लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम सातवाहन की, चालुक्य की, पल्लव की, चोल की? पल्लव की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लवों का जो राज्य है वो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी मदुरै थी, ऐहोल थी, महाबलीपुरम थी और वल्लभी थी। तो ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल जो एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था, धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य का जो राज्य था ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित था और यह क्षेत्र रायचूर दोआब कहलाता था। यह क्षेत्र क्या कहलाता था? रायचूर दोआब कहलाता था। और पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित की गई थी। पुलकेशिन प्रथम के दौरान ये जो चालुक्य की जो राजधानी थी ये राजधानी ये स्थानांतरित कर दी थी, दूसरे स्थान पर कर दी थी और बादामी को वातापी के रूप में भी
जाना जाता है। बादामी था, इसे वातापी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त प्रथम के, पुलकेशिन प्रथम के, पुलकेशिन द्वितीय के। तो पुलकेशिन द्वितीय के। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन था? पुलकेशिन। उसके बारे में रवि कीर्ति द्वारा रचित परिस्थिति से पता चलता है कि इसमें उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। उसकी जो रचित जो परिस्थिति है उसमें उसकी 4 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशीय पद अनुवांशिक होते थे। दूसरा है प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे। तीसरा है कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। तो इसका फर्स्ट और थर्ड है, तो इसका सी हो जाएगा। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण पद अनुवांशिक बन गए तथा कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक बने, साथ ही उसे कुमारामात्य भी बनाया गया। और प्रशासन की प्रथम इकाई गांव होते थे, न कि नगर। कभी कभी एक ही व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन था, महादंड नायक और कुमारामात्य होने के साथ साथ संधि विग्रहिक भी थे। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर। सार्थवा व्यापारियों काफिले का नेता सार्थवा था। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार और कायस्थ लिपकों के प्रधान। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। नगर श्रेष्ठी हो या मुख्य बैंकर हो, वही शहर का व्यापारी होता था। सार्थवा व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। सार्थवा है जो व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। और प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ लिपकों के प्रधान होते थे। जो प्रथम कुलिक थे मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ लिपकों के प्रधान होते थे। इन सभी का दक्षिण भारत मतलब पूर्व मध्यकाल में स्थानीय प्रशासन में बहुत बोलाबाला रहता था। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इनकी अपनी सेना होती थी। पूर्व मध्यकालीन सामंत है, इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। सेकंड है इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। जहाँ शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। तो तीनों ही ठीक है। उसकी व्याख्या देखिए। उपर्युक्त सभी कथन सही है। पूर्व मध्यकाल में सामंतों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। सामंतों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ का भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे और जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल कर लेते थे। और साथ ही वे इससे युद्ध के हथियार जुटाते थे। युद्ध के हथियार भी इन्हीं से जुटाते थे, जो भूमिदान करते थे उन्हीं से। और सेना तथा घोड़ों की देखभाल भी उन्हीं से ही करते थे। दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? पहला, सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। पूर्व ग्राम सभा
और नगरम शिल्पकारों का संगठन, तो ये नहीं है इसका सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन और उर ग्राम सभा, ये ठीक है। पल्लव अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। इनमें से एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, उसे ही सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि के काम करती थी। जिन क्षेत्रों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। जहाँ पर ये भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात होती थी। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, नगरम व्यापारियों का एक संगठन था और संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था और इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। इनमें जो सभाएं थी वे उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम भी किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाट्य है? तो ये कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाट्य है। एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की एक प्रेम कहानी है। इसमें क्या है? एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है इस नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के नाटकों की विशेषताओं, कालिदास के नाटक थे उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालिदास अपने नाटकों में राजदरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृत बोलते हुए, जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। कालिदास अपने नाटकों में राजदरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास है अपने नाटकों में राजदरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। इसमें राजा भी और ब्राह्मण भी संस्कृत बोलते देखे गए हैं, और जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई दिए गए थे। कथन दो गलत है। जो अन्य लोग थे और महिलाएं थे, ये प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए। इस्लाम के नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैगंबर मुहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी। पैगंबर मुहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अमेरिका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया, और अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। तो तीनों ही ठीक है। ये उपरोक्त सभी कथन सही है। पैगंबर मुहम्मद द्वारा इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत हुई थी जो 1400 वर्ष पूर्व की थी, जो 100 सालों के दौरान उत्तरी अमेरिका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गई थी। 1400 वर्ष पूर्व जो शुरुआत हुई थी, ये धीरे धीरे अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान में फैल गई थी। अरब व्यापारी नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः वे इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे। इसी आवागमन के क्रम में वे अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। वे पहले ही इससे परिचित थे और अपने नए धर्म को भी ले आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।